तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोपर क्लास में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, एनीवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अगर पहला कदम उठाते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है जीके जीएस। और जीके जीएस कहाँ से पढ़ते हैं? तो आप लुसेंट का किताब से आप पढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो किताब है उसी पर आधारित इस वीडियो को हमने बनाया है। प्राचीन भारत का जो पहला लेसन है उसको कंप्लीट कर चुका हूं और दूसरे लेसन का यह दूसरा भाग है। अगर आप उसका पहला भाग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और इस क्रम में पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यही जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन में दिया है सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है। और इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा सांख्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। और आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, वैदिक युग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मृदभांड यानी पॉटरी यानी बर्तन बनाना, आभूषण, बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारिता यानी काष्ठ से सामान बनाना, उसके बाद है लुहारगिरी यानी लुहार। और इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर सुमेलित कीजिए, यानी क्या करना है? यहाँ पर मिलान कराना है, ठीक ना। यहाँ पर एक सूची दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ एक दूसरा सूची दिया गया है, और इन सूची को क्या करना है? मिलान कराना है। यहाँ पर दिया है उपवेद और यहाँ दिया है संबंधित वेद, यानी यहाँ पर जो दिए गए उपवेद हैं किस वेद से संबंधित है इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद लिया गया है ऋग्वेद से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद जो है हो जाएगा ऋग्वेद का। और बी में दिया है धनुर्वेद, धनुर्वेद है आपका यजुर्वेद से, तो बी का आपका दूसरा सही हो गया, मिलान हो गया। सी में दिया है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद लिया गया है सामवेद से, और शिल्पवेद यानी अर्थशास्त्र यह लिया गया है अथर्ववेद से। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिलान हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना से संबंधित है वह वेद है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, सामवेद दिया है और अथर्ववेद दिया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको जादू टोना और वशीकरण से संबंधित बातें बताई गई हैं और मंत्र दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आर्य शब्द इंगित करता है
यानी आर्य जो शब्द है वह किसको इंगित करता है? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जाति समूह को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपका 10 मंडल हैं टोटल मिला के, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आर्य भारत में संभवतः आए, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि आर्य जो है भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, यह संभावना जताया जा रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे या अन्य क्षेत्रों से आए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से आर्य जो है भारत आए हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। इस यजुर्वेद को क्या किया गया है? गद्य रूप में भी लिखा गया है और पद रूप में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी जो सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्री थी, इसका वर्णन या इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में इस चीज़ का वर्णन वहाँ पर किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? यहाँ पर ऑप्शन में है सभा थी, समिति थी, विदत थी और परिषद थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदत थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी गोत्र का जो व्यवस्था किया गया था वह प्रचलन में यानी लोगों के सामने कब आने लगे थे, ये समय यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में और सूत्र काल में। इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है, यानी जो विवाह होता है उसमें अनुलोम का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि उच्च वर्ण पुरुष का, निम्न वर्ण, यहाँ पर वर्ण होगा निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी यहाँ पर पुरुष जो है वह उच्च वर्ण का है और नारी जो है क्या है, वह निम्न वर्ण की है, उसके साथ विवाह किया जाता है, उसको कहते हैं अनुलोम। या यहाँ पर कहा है कि निम्न वर्ण पुरुष का और उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी नारी यहाँ पर क्या है, बड़ी यानी उच्च वर्ण की है और पुरुष क्या है, वह निम्न वर्ण का है, उसके साथ विवाह। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए गए हैं और उनमें से आपको चुनना है और इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वो हम बता देते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया है कि उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण क्या हो जाएगा, नारी के साथ विवाह जिसको किया जाता है उसी को कहा जाता है अनुलोम विवाह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, यानी प्रतिलोम विवाह किसको माना जाता था। इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा उसमें क्या था, उसमें दिया था जो पुरुष का वर्ण था वह ऊंच था और नारी का वर्ण क्या था, वहाँ पर मतलब निम्न था। तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिलोम को मतलब होता ही है उल्टा, तो यहाँ उल्टा काम हो जाएगा। यहाँ पर नारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, उच्च वर्ण की हो जाएगी और पुरुष जो हो जाएगा वह निम्न वर्ण का हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर बी में यह चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि जब उच्च वर्ण की नारी हो और यहाँ पर दिया है
कि निम्न वर्ण की क्या हो, पुरुष हो, उसके साथ विवाह होता है, उसको कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया है गेहूं को यव कहा जाता था, जौ को कहा जाता था, चावल को कहा जाता था, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जौ को यव कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर दिया है चावल, गेहूं, जौ और कपास। तो व्रीहि शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में दिया है कि पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर प्रथम सूची है और यहाँ पर दूसरा सूची है। पहले सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। पहले सूची में दिया है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। और दूसरे सूची में दिया है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र। उसके बाद दिया है चौथे में छंद शास्त्र। तो इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो इसका सही मिलान देखिए इस प्रकार से होगा। ए का हम मिला देंगे यहाँ पर क्या, ध्वनि शास्त्र से शिक्षा को, कल्पसूत्र को मिला देंगे कर्मकांड से, इसका सही मिलान यही है। और सी का है आपका निरुक्त का हो जाएगा आपका भाषा शास्त्र या शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। और एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर अष्टाध्यायी के रचनाकार के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से आपको सही बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन इस प्रकार से है, गौतम, कपिल, पतंजलि और पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन में यहाँ पर 4 स्मृति दी गई है और चारों में से आपको बताना है सबसे पुराना यानी प्राचीनतम कौन सा है। ऑप्शन में है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो इसमें से आपका सबसे प्राचीनतम है मनु स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है रामायण, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, यानी जो सबसे प्राचीन पुराण है वह कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो सबसे आपका पवित्र नदी है वह क्या है, वह है आपका सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वह क्या थी, वह थी कुल, या इसी को हम कहते हैं कुटुंब। तो ये आपकी क्या हो गई, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कौन, तो कुल और या कुटुंब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। यानी एक ऐसे प्रधान देवता थे जिनकी स्तुति में यानी प्रार्थना में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का
अनुल्लंघनीय कहा गया है? और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद को नरिष्ठ या अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त था, ये बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित कीजिए कहा गया है। यानी आपको यहाँ पर भी मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियों के नाम हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पर आधुनिक नाम दिए गए हैं जो नदी का नाम है, और इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। ऑप्शन ए में दिया है परशुनी, और परशुनी जो है अभी के समय में उसको रावी कहा जाता है, तो ये आधुनिक नाम हो गया, ये प्राचीन नाम हो गया जो ऋग्वेद में दिया गया है। तो इसका हम इससे मिलान कर देते हैं, यानी ए का एक। बी का देखते हैं, बी में दिया है शत्रुदी, तो शत्रुदी को ही इस समय यानी आधुनिक समय में सतलज कहा जाता है, तो इसका ये मिलान हो गया। उसके बाद दिया है एस्किनी, तो एस्किनी को इस समय में चिनाव कहा जाता है, तो इसका ये आपका मिलान हो गया। और बचा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले को हम इससे मिलान कर देते हैं, तो बिपाशा को कहते हैं ब्यास नदी। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार जो है उनकी यहाँ पर संख्या बताना है, और ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 14, 15, 16 और 18। तो आपका संस्कारों की कुल संख्या एक्चुअल होता है 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आ गया यहाँ पर मिलान करने वाला, यानी यहाँ पर दिया है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं यानी मिलान करते हैं। ए में दिया है ब्रह्म विवाह, बी में दिया है दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो इन चारों को हम देखते हैं, मिलाते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है समान वर्ण या जाति का विवाह। जो समान वर्ण के जो लोग होते हैं वह किस प्रथा के अनुसार विवाह करते हैं, तो वह होता है आपका ब्रह्म विवाह के अनुसार उनका शादी हुआ करता है। तो यहाँ पर आपका ब्रह्म विवाह जो है हो गया किसके साथ, तो समान वर्ण या जाति के साथ जो विवाह होता है उनका हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, तो पुरोहित का प्रश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी का 2 हो गया। बी को हम यहाँ पर 2 के साथ मिला देते हैं। उसके बाद दिया है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह में क्या होता है, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुका कर किया जाता है। एक जोड़ी गाय या बैल चुकाया जाता है, यानी दिया जाता है, तब उसका शादी होता है। तो यह होता है आपका आर्ष विवाह, यानी सी का यहाँ पर तीसरे के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पर प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि बिना दहेज का विवाह, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी दहेज लेना देना नहीं है, वो आपका शादी हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। तो ये हो गया आपका डी का चौथे के साथ मिलान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर मिलान आ गया किसका, विवाह वाला ही। इसमें ए में दिया है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह। आसुर विवाह यानी असुर विवाह। तो असुर विवाह में क्या होता है कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, यानी कन्या को क्या किया जाता है, मूल चुकाया जाता है, तब उससे शादी किया जाता है, उसको कहा जाता है असुर विवाह। सी में दिया है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, यानी किसी कन्या को अपहरण करके जो शादी किया जाता है उसको कहता है राक्षस विवाह। तो इसका आपका सी के साथ हम तीसरे को मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह में क्या होता है कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी कोई भी कन्या सो रही है उस समय उसको गुमराह करके या वहाँ से उठा करके हम लेके चला है, या यहाँ पर कहा गया है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ जो कन्या है उसको गुमराह कर लेते हैं और तब शादी करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका पैशाच विवाह। तो ये क्या हो गया आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पर यह सुलमित हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी 3 ऋण होता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होता है जिसको चुकाना होता है, और यहाँ पर 4 दिया गया है। तो 4 में से जो 3 है वो आपका ऋण में आता है और 1 जो है वो नहीं आता है, उसको चुनना है। यहाँ पर दिया गया है देव ऋण, बी में दिया है पितृ ऋण, और सी में दिया है ऋषि ऋण, और डी में दिया है मातृ ऋण। तो ये देखिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण जो है, यह 3 ऋण जो है यह शामिल है, लेकिन चौथा ऋण जो है मातृ ऋण ये नहीं है उसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए में दिया है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी में दिया है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और सी में दिया है ए और बी, यानी दोनों सही है, और डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। यहाँ पर दे दिया क्या उत्तर वैदिक काल, और इससे पहले वाले में क्या दिया था, तो पहले वाले में दिया था आपका ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड। अब आपको क्या बताना है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, और यहाँ पर दिया है ऑप्शन में आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और गृह सूत्र। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऋग्वेद में अघन्य या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन में है ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। सूची 1 में आपका दिया गया है संग्रहित्री, बी में दिया है भागदूत, सी में दिया है छत्रा या छत्री, और डी में दिया है अक्षवाप। तो इसको मिलान करना है, तो इसका मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए का मिलान हो जाएगा 1 के साथ, यानी संग्रहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, यानी पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसको कहता है। उसके बाद दिया है कि भागदूत यानी कर संग्रह करता, यानी कर जो इकट्ठा करते हैं उसके लिए है। उसके बाद सी में दिया है छत्र या छत्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 के साथ मिल जाएगा। इसका मतलब होता है प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। और डी में दिया है अक्षवाप, तो अक्षवाप का होता है पासे के खेल में राजा का सहायक, जो पासा राजा खेलता है उसमें उसकी ये सहायता करता है, उसको कहता है अक्षवाप। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रीति यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इंद्र, वरुण, सूर्य और विष्णु। इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वरुण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन में है इंद्र, नासत्य या अश्विन। उसके बाद दिया है सी में वरुण और मित्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 डेग यानी 3 पग में 3 कदम में पूरे लोक को नाप दिया था, जिसको उपक्रम कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सूर्य, सवित्री, मित्र और विष्णु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मिलान करने के लिए, इसको भी मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है
पुष्ण, तो पुष्ण क्या होता है? विवाह का देवता कहा जाता है। रुद्र को कहा जाता है पशुओं का देवता। धौंस या देवों को कहा जाता है जगत के पिता। और अदिति को कहा जाता है देवों की महान माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है समाज व्यवस्था से, राज्य कार्य पद्धति से, कानून से, अर्थशास्त्र से। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता आपका संबंधित है ईरान से, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यहाँ ऑप्शन में दिया है अस्किनी, परुष्णी, कुंभा और क्रमु, विपाशा या विपाशा और शत्रुद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभा या क्रमु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1028। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति का पूजा किया करते थे और यज्ञ या हवन किया करते थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी बने उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच सके और आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।